2023 लाहौर दाता दरबार के करीब एक 8 साला बच्चा अली, जिसकी टांग पर एक गहरा जख्म था, लंगड़ाता हुआ भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में खौफ और भूख थी। पास से गुजरते एक शख्स ने तरस खाया और उसे 50 रुपए दिए। अगले ही लम्हे एक बारिश शख्स आया और अली से पैसे छीनकर एक गाड़ी में जा बैठा। अली ने एक नजर उस गाड़ी को देखा और फिर खामोशी से दोबारा भीख मांगने लगा। किसे मालूम था कि अली का यह जख्म कुदरती नहीं बल्कि एक माफिया का दिया हुआ था, ताकि लोग ज्यादा तरस खाएं। उसकी मां को नशे पर लगा दिया गया था और उसे रोजाना एक मखसूस रकम कमा कर लानी होती, वरना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है thenews.com.pk में बाकायदा छापी गई। ये वाकया एक सवाल छोड़ गया, क्या हम अपनी नेकी से इस माफिया को पाल रहे हैं? हम भिखारियों को मुहताज कहते हैं, गरीब कहते हैं, मजबूर कहते हैं, मगर असल सवाल यह है कि पाकिस्तान का भिखारी माफिया कौन है? क्या यह एक समाजी जरूरत है या एक मुनज़्ज़म जुर्म जो हमारी इंसानियत को निगल रहा है? यह दास्तान एक शख्स की नहीं, हमारी नेकी और शैतानी निजाम की जंग की है। दुनिया में बहुत से जराइम होते हैं, मगर कम जराइम ऐसे हैं जो हमारी नेकियों से पलते हैं। पाकिस्तान में भिखारी माफिया अरबों का कारोबार जो गुर्बत और बेरोजगारी से फायदा उठाता, बच्चों, औरतों और मजदूरों को निशाना बना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग भी इसमें शामिल है। नेकी वहां करो जहां वो नेकी रहे, जुर्म का हिस्सा ना बने। ये माफिया काम कैसे करता है, इसके मजीद हकायक क्या है, आइए इन शर्मनाक हकीकतों को समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है अगवा, खरीदो फरोख्त और जिस्मानी मजदूरी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 3000 से ज्यादा बच्चे मुनज़्ज़म तरीके से लापता होते हैं। इनमें से बहुत से बैगर माफिया के हाथों फरोख्त होते हैं। पंजाब पुलिस 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान से 200 से ज्यादा बच्चों को माफिया ग्रोहों से बरामद किया गया। सिंध पुलिस के मुताबिक कराची में एक ग्रोह बच्चों को 25,000 से 40,000 में खरीद कर मुख्तलिफ शहरों में तकसीम करता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में माफिया जाली खानदान भी बनाता है और बच्चों के साथ अपने माफिया के लोगों को वालिदैन के तौर पर पेश करता है। इसके अलावा जबरी माजूरी, हकीकत जो दिल चीर देती है इंसान का। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इसमें बहुत से केसेस फाइल ही नहीं होते। कुछ बच्चों की उंगलियां काट दी जाती हैं, कुछ के हाथ तोड़ दिए जाते हैं, कुछ को मुस्तकिल तौर पर लंगड़ा किया जाता है ताकि लोग ज्यादा हमदर्दी से पैसे दें। इसके अलावा नशा और गुलामी भी इस धंधे का हिस्सा है। 40% से ज्यादा बच्चों को ब्लू सिन्फिंग, आइस या पेन किलर्स का आदी बनाया जाता है ताकि वो भाग न सके और सारा दिन प्याली हाथ में रख कर खड़े रहे। ये काम इतने मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है कि डेली के टारगेट सिस्टम मौजूद है और बच्चों को मनी मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लाहौर और कराची में बच्चों को रोजाना 1000 से 3000 का टारगेट दिया जाता है। टारगेट पूरा ना होने पर बच्चों को मारा जाता है, भूखा रखा जाता है, रात भर बंद कमरे में कैद रखा जाता है, यहां तक के फिजिकल असॉल्ट भी किया जाता है। ये भिखारी नहीं, ये वो जख्मी बच्चे हैं जिनकी मासूमियत की कीमत रोज बाजार में। आज ये सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि अरबों रुपए की बैगिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर रस्मी काली इंडस्ट्री बैगिंग इंडस्ट्री। पुलिस रिपोर्ट और अवेलेबल रिसर्च के मुताबिक सालाना टर्नओवर पाकिस्तान का बैगर माफिया 40 से 50 अरब रुपए कमाता है। सिर्फ कराची में कराची पुलिस के मुताबिक 8 से 10 अरब रुपए सालाना कमाई होती है। ये एक इंडस्ट्री है। लाहौर में 5 से 6 अरब से ज्यादा सालाना पैसा कमाया जाता है। कराची में एक मशहूर माफिया गिरोह रोजाना 8 से 15 लाख रुपए कमाता है। 2024 में FIA ने जब उनके बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी पकड़ी तो होशबा इंकशाफात सामने आए। ये कारोबार
نہ صرف پاکستان میں بلکہ اب انٹرنیشنل لیول پر بھی کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، UAE، عراق میں بھیک مانگ کر ایک شخص روزانہ 200 سے 500 ریال کماتا ہے، تقریباً 15 سے 30 ہزار پاکستانی روپے۔ گروہ کو ہر ماہ تقریباً 2 سے 3 لاکھ وہ کما کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستانی بھکاری اب باہر بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کاروبار اتنا منظم ہو چکا ہے کہ ضرورت کے مطابق اب امپورٹڈ بیگرز بھی منگوائے جا رہے ہیں۔ کچھ شہروں میں بنگالی، افغانی، برمی افراد کو بھی پاکستانی بنا کر بھکاری گروپس میں شامل کیا جاتا ہے، اور بچے اس کا سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ ہر بچہ مافیا کے لیے ایک مال بنانے والی ایسی مشین ہے کہ وہ ایک سال میں تقریباً 2.5 سے 5 لاکھ روپے کماتا ہے، ایک غریب باپ کی سالانہ آمدنی سے کئی گنا زیادہ۔ یہ مافیا بھیک نہیں منگاتا، قوم کا مستقبل لوٹتا ہے، ایک سکے کے بدلے میں ایک بچہ۔ جہاں ایک طرف بیگرز امپورٹ کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف بیگرز اب ایکسپورٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ 90% بھکاری بیرون ملک پاکستانی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایسے حقائق ہیں کہ آپ جنہیں جان کر حیران رہ جائیں۔ یہ ایک اب مقامی نہیں بلکہ بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورک بن چکا ہے۔ ورلڈ ڈیٹا کے مطابق ایسا کیا ہے کہ 90% بھکاری پاکستانی نکلتے ہیں۔ گلف کارپوریشن کونسل GCCA کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، امارات، عراق، ایران میں گرفتار ہونے والے بھکاریوں میں 85 سے 90% پاکستانی۔ صرف 2024 میں 3700 پاکستانی سعودی عرب میں بیگنگ کے الزام میں پکڑے گئے۔ UAE میں 2023 سے 2025 کے مطابق 1200 پاکستانی بھکاری رپورٹ کیے گئے۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں، یہ ایک بین الاقوامی بھکاری برآمد کرنے کا منظم کاروبار ہے۔ یہ سفر اتنے منظم طریقے سے کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر بھکاری عمرہ، حج یا زیارت کے ویزوں پر بھیجے جاتے ہیں۔ ٹریول ایجنٹ مافیا ان کے ساتھ ڈیل کر کے تقریباً 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے لیتا ہے، اور کئی افراد کو فیک فیملی گروپس بنا کر بھی ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ شک نہ پڑے۔ ہر شخص کو باہر بھیجنے کا پورا خرچہ مافیا ہینڈلرز اٹھاتے ہیں، بعد میں پاکستان واپس آ کر بھاری رقم وصول کی جاتی ہے۔ یہ مذہب نہیں، مذہب کے نام پر ایک گندی تجارت ہے۔ بھکاری باہر کیوں جا رہے ہیں؟ باہر بھی کیوں زیادہ منافع دیتی ہیں؟ آئیے اب اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ گلف کنٹریز میں ایک بھکاری کی روزانہ کی کمائی تقریباً 300 سے 600 ریال کے قریب ہے، اور UAE درہم تقریباً 200 سے 450 روپے ہے، اور عراقی پیسے تقریباً 50 سے 100 ریال ہے، اور اگر USD کی بات کی جائے تو ایران میں تقریباً $2 سے $5 فی گز روزانہ ایک آدمی کماتا ہے۔ ایک بھکاری ماہانہ تقریباً 3 لاکھ سے 8 لاکھ تک مافیا کو کما کے دیتا ہے، اور پاکستان میں یہی شخص بامشکل 30 سے 50 ہزار کے درمیان مہینہ کماتا ہے۔ یعنی باہر بھی پاکستان سے 8 سے 12 گنا زیادہ منافع دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں بچوں اور عورتوں کی باقاعدہ سمگلنگ کی جاتی ہے۔ سعودی منسٹری آف انٹیریئر ڈیٹا یہ بتاتی ہے کہ 70% پاکستانی بھکاری بچے یا خواتین ہیں۔ 2022 سے 2024 میں 1900 پاکستانی خواتین بیگنگ کے الزام میں پکڑی گئیں۔ بچوں کو ایئرپورٹ پر فیک پیرنٹس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہیومن ٹریفکنگ کی بدترین شکل ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنا منظم جرم اور FIA ہمارے ہاں ناکام ہے؟ 2024 اور 25 میں FIA نے 43 افراد کو نو فلائی لسٹ پہ ڈالا، 160 سے زیادہ ٹریول ایجنٹس کو گرفتار کیا، اور 22 بڑے ہینڈلرز پکڑے گئے۔ صرف کراچی ایئرپورٹ سے 200 سے زیادہ جعلی عمرہ زائرین روکے گئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل مافیا سرحد پار بیٹھا ہے، اور غریب لوگ صرف مہرے ہیں۔ سعودی عرب کے جیل پاکستانی بھکاریوں سے بھرے پڑے۔ سعودی گورنمنٹ آبزرویشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کئی پاکستانی بھکاری آرگنائز گروپس کی صورت میں آپریٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو ہولی سٹیز پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سمپتی ملے۔ لوگوں نے فیک ڈسیبلٹی کریٹ کی ہوتی ہے۔ سعودی عرب اتھارٹیز نے کئی بار پاکستان کو سرکاری خطوط لکھے اور کہا کہ سٹاپ ایکسپورٹنگ بیگرز۔ یہ صرف جرم نہیں، یہ پاکستان کی بین الاقوامی بدنامی ہے اور ہمارے اداروں کی بے حسی۔
पाकिस्तान का पासपोर्ट इन हार्ड फैक्ट्स की वजह से बेतहाशा डैमेज हो रहा है। गल्फ स्टेट्स में उम्रा जायरीन के लिए अब स्क्रूटनी बहुत बढ़ा दी गई है। यूएई ने बैकग्राउंड चेक को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब आम आदमी का बाहर जाना एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। सऊदी अरब ने 2024 में मल्टी उम्रा एंट्री को बंद कर दी। ये सब क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री स्टेटमेंट ऑफ सऊदी अरब कहती है कि पाकिस्तानी बेकारी हमारी सिक्योरिटी और सोशल सिस्टम के लिए अब खतरा बन रहे हैं। जब एक कौम अपनी मजबूरी बेचने लगे तो दुनिया उसे इज्जत नहीं, शक की नजर से देखती। हमारा असल नुकसान सिर्फ बदनामी नहीं बल्कि पूरी नस्ल की कीमत है। पाकिस्तानी वर्कर्स पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं, रेमिटेंस मुतासिर हो रही है, सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है और पाकिस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू दिन ब दिन नीचे गिर रही है। ये सिर्फ भिखारियों का मसला नहीं, ये 2 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज वर्कर के मुस्तकबिल का मसला है। आखिर माफिया हमारे कानून से कैसे बच जाती है? अगर हम लीगल एस्केप मैकेनिज्म को समझें तो माफिया के पास अपने वकील हैं। पुलिस ज्यादातर बच्चों को गिरफ्तार करती है, असल गैंग लीडर को नहीं। अदालतें अक्सर बच्चों को रिहा कर देती हैं और वो दोबारा उसी वैन में बैठकर उसी जगह दोबारा पहुंचता। हमारे यहां कानून कमजोर नहीं, कमजोर के लिए कमजोर है। हकायक के मुताबिक खवातीन और माजूर अफराद इनका सबसे बड़ा शिकार है। लाहौर पुलिस के मुताबिक 70% खवातीन भिखारी किसी ना किसी गैंग के कंट्रोल में है। माजूर अफराद का बड़ा हिस्सा जानबूझकर माजूर बनाए गए लोगों में शामिल है। बच्चों के जिस्म पर, हाथ पर, कमर पर, आंखों पर निशानात पाए जाते हैं जो बताते हैं कि वो तरबियत याफ्ता भिखारी नहीं बल्कि तशद्दुद ज़दा गुलाम है। आखिर इस सब के बावजूद हमारी हुकूमत क्या कर रही है? 2024 और 25 के सरकारी इकदाम को देखा जाए तो एंटी बेगर्स लॉ सामने आता है। पंजाब में यह लॉ मुतारिफ कराया गया है जिसके तहत माफिया हैंडलर्स को 8 साल कैद और 7 भारी जुर्माना अदा करना होगा। FIA का क्रैकडाउन के मुताबिक 43 अफराद को ECL पर डाला गया, 1200 से ज्यादा हैंडलर्स को गिरफ्तार किया गया, मगर मसला फिर भी हल नहीं हुआ क्योंकि ये गुर्बत नहीं, मुनज़्ज़म जुर्म है और इसका नुकसान बच्चों की जिंदगी तबाह, पाकिस्तान की आलमी बदनामी, शहरी खौफजदा, गलियां गैर महफूज, खैरात का गलत इस्तेमाल, हकीकी गरीब लोग मदद से महरूम। जब माफिया भीख मांगता है तो असल गरीब भूखा सोता है। तो आखिर इस सब में हम क्या कर सकते हैं? सड़क पर भीख देने से गुरेज करें। आपकी दी हुई रकम माफिया तक जाती है, बच्चे तक नहीं। इमदाद खैराती इदारों को दें, शफाफ NGOs, सरकारी मराकज और वेरीफाइड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को अपनी रकम दें। बच्चों को देखकर फौरी 1121 या CPWB पर रिपोर्ट करें। ये बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर इन मामलात के लिए आवाज उठाएं, मुजरिम पकड़ने में आसानी पैदा होगी। अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आप भी इस जुर्म का हिस्सा हैं। इस सब में एक उम्मीद भी है। 2024 में कराची के एक बहाली मरकज में एक मां फातिमा अपने 10 साल बेटे अदनान के साथ बैठी थी। अदनान को 1 साल कबल भिखारी माफिया से छुड़ाया गया था। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और वो नशे का आदी हो चुका था। फातिमा ने अपने बेटे की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे मगर उम्मीद की एक किरण भी थी। बहाली मरकज ने अदनान की तालीम और इलाज शुरू कर दिया। फातिमा ने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरा बेटा अब उस माफिया के चुंगल से आजाद है। ये लम्हा जब हुकूमतें कोशिश करती हैं तो जिंदगी बदल देती है। पाकिस्तान का असल मसला गुर्बत नहीं, गुर्बत का कारोबार बनाने वाले लोग हैं। अगर हमने इस वक्त आवाज ना उठाई तो कल हमारे अपने बच्चे भी इस प्याली के पीछे खड़े हो सकते हैं। मैं हूं फैसल और ये है कल्बे फैसल, जहां हम सड़क पर रखी प्याली नहीं देखते बल्कि वो हाथ देखते हैं जिन्हें माफिया ने जंजीर बना के रखा। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।